हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जो कि आपकी मैराथन क्लास एंड ये हमारी फर्स्ट मैराथन क्लास होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में 2 बुक्स हैं आपकी। फर्स्ट बुक है अलजेब्रा और सेकेंड बुक है मैथमेटिकल मेथड्स। तो मैराथन क्लासेस आपकी चलने वाली है अलजेब्रा की, और 3 मैराथन क्लासेस आपको मिलेंगी जिसके अंदर अलजेब्रा हम कंप्लीट कर देंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम जो चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं वो हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप, उसके बाद में सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे परमुटेशन ग्रुप एंड उसके बाद में थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो देखिएगा, वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेजेबल भी। ये जितने भी मैराथन क्लासेस हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाई जा रही हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बल्कि इनको बनाने का एक पर्पस ये भी है कि अलजेब्रा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप सभी ने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन में आपका वो भी हो जाएगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड वैसे तो कराई हुई है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को उनका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशन चाहिए तो 49 रुपीज कॉस्ट होगी, और आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा 9027573617। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक चीज की गारंटी मेरी है कि जो 3 मैराथन क्लासेस हैं इनको लेने के बाद में, और अगर आपने ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशन परचेज किया है तो इतना पढ़ के जाने के बाद में क्लास आप देख लीजिए, मैं कह रही हूँ नोट्स भी मत बनाइए, देख लीजिए, समझ में आ जाए आपको एक बार सब कुछ अच्छे से। प्लस ये जो नोट्स है इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये भी क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगी, सिर्फ आपको क्या करना है, नोट से रिवाइज करना है। उसके बाद में आप एग्जाम में बैठिए और मुझे बताना कि आपसे कौन सा क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि जो छूट गया। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो कि आप ये कह दोगे कि दी हम छोड़ करके आ गए। आप कहोगे दी हमने 100% अपना अलजेब्रा जो है वो अटेम्प्ट कर लिया। दूसरी चीज अटेम्प्ट करना तो छोड़ दो, हमें अच्छे से समझ भी आ गया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट है ग्रुप, तो ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रुप आखिर होता क्या है। वैसे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ग्रुप क्या होता है, समूह, कलेक्शन होता है। ठीक है, अब ग्रुप की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है अलजेब्रा के अंदर। सबसे पहले तो आप कोई भी एक सेट ले लीजिए। अब सेट कौन सा होना चाहिए, देखो आपके पास में कई सारी चीजें हैं। आप इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, रेशनल नंबर आप सभी को पता है क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है क्या होते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें NZQRC में, यानी कि नेचुरल नंबर कह लो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कह लो, रेशनल नंबर कह लो या फिर आपके रियल नंबर कह लो, ठीक है, सॉरी इंटीजर कह लो, कुछ भी कह लो, नेचुरल नंबर कह लो, इंटीजर कह लो, रेशनल नंबर कह लो, रियल नंबर कह लो या कॉम्प्लेक्स नंबर कह लो, सभी का क्या होता है, आप सेट इनमें से किसी का भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन सभी में से सपोज हमने मान लिया क्या, कोई भी एक सेट है जी। हमने क्या कहा, कोई भी एक सेट है जी। अब ये सेट किसी का भी हो सकता है, रियल नंबर्स का भी हो सकता है, इंटीजर्स का भी हो सकता है, रेशनल नंबर्स का भी हो सकता है, या फिर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी, किसी का भी सेट हो सकता है। हमने कहा जी क्या है, कोई भी एक सेट है। तो अगर ये सेट इक्विपाइड है किसी भी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, वो बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो नहीं पता किया, तो हमने कहा कि एक बाइनरी ऑपरेशन है क्या, स्टार। तो अगर इस जी को, जी क्या है, कोई भी एक सेट है, और सेट कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो जरूर से क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर जी कोई भी सेट है और स्टार कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो अगर इनको आप किसी भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हो तो ये जो हमारा सेट बना ये क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। कब, यदि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 प्रॉपर्टी होंगी। दी कौन कौन सी, फर्स्ट होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फोर्थ होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट
अगर वो इक्विपाइड है किससे, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। कब, यदि वो बाइनरी ऑपरेशन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। अब ये सभी प्रॉपर्टीज एक्चुअल में होती क्या है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया, ये सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफाइन कर रही थी कि अगर आपसे कोई नॉर्मल लैंग्वेज में पूछे ग्रुप क्या होता है तो आप सभी बता दोगे क्या होता है ग्रुप। कोई भी एक सेट, उसके साथ में आप कोई सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, और उसके साथ में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप लोगे तो उनको अगर आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो वो ग्रुप कहलाएगा। कब, यदि वो बाइनरी ऑपरेशन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टीज आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। और देखो एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला था कल वाले लेक्चर जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि क्या होगा, ये सभी चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। तो अगर मैं आपको ग्रुप पढ़ा रही हूं तो ये मान करके चलिए कि ग्रुप के बाद ही आपको रिंग कवर होगा। अगर आपको ग्रुप क्लियर है तभी आपको रिंग समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है रिंग में कुछ अलग से आ जाएगा। ग्रुप में अगर कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसी में एक्स्ट्रा इंक्लूड करके रिंग बनाया गया है। ठीक है, तो पहले आपको ग्रुप क्लियर होना चाहिए तभी आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। तो इसलिए सिंगल एक स्टेप भी आप मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम ग्रुप की डेफिनेशन की बात करें, ग्रुप की डेफिनेशन की बात करें तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट equipped with a binary operation, with a binary operation star, then the algebraic structure, then the algebraic structure नोट्स अगर किसी को प्रिपेयर करने का कंप्लीटली कोई करना चाहता है, जो मतलब बाद में देख रहे हो विदाउट एग्जाम के भी, तो भी आप यहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो चीजें मैं बोल रही हूँ उनको हैंड टू हैंड अपना चाहे तो ऐसा शॉर्ट नोट की फॉर्म में आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कौन सी, दिस इज कॉल्ड एन ग्रुप, इज कॉल्ड एन ग्रुप। ये ग्रुप कहलाएगी कब, if the binary operation, if the binary operation star satisfies the following conditions, satisfies the following conditions। कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो सभी प्रॉपर्टीज स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। और एक चीज और, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गई ना, क्वेश्चन भी कहीं से भी कोई भी दे दो उठा करके आप सभी को इजीली कर लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, इसलिए ये जो आपको अब बताऊंगी स्टेप्स इनको ध्यान से समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि आप कोई भी एक एलिमेंट लीजिए किसी भी सेट का, ठीक है, एक अनदर एलिमेंट लीजिए उसी सेट का, जब आप दोनों के बीच में वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन आप ले रहे हो वो, ठीक है, तो उसके बाद में जो भी एलिमेंट आपको मिलेगा वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, हमने सेट लिया है जी, ठीक है, हमने कहा जी कि हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, एक ए और एक बी, तो इनके बीच में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई कर रहे हैं तो इनको सोल्व करके जो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा सी, ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ये भी इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तभी आप कहोगे जी इज क्लोज विद दिस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या जो है वो क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट ए बी सी बी एनी एलिमेंट्स ऑफ जी, सो देन, या फिर ए और बी ही लेट कीजिएगा आप नॉर्मली, क्योंकि हमें नहीं पता कि सोल्व करके सी आएगा डी आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो हमने कहा लेट ए और बी एनी एलिमेंट्स ऑफ जी, देन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, या फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि इफ
A belongs to G and B belongs to G, then A star B is also belongs to G. ये कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए. दीदी करके बताओ, समझ में नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इंटीजर्स का सेट ले लिया. इंटीजर्स आपको पता है माइनस से आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और टर्म्स आपकी 0 और फिर इधर पॉजिटिव तक आपकी चलती जाती है. तो हमने माने यहाँ पे -4, -3, -2, -1 है, इधर 1 2 3 4 ये सभी टर्म्स है. ये हमने कहा कि कोई भी इंटीजर्स का सेट. क्लियर बात. अब हमने कहा कि बताओ इंटीजर्स को सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. तो कैसे बताओगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, कोई भी अपने पास से. सपोज दैट हमने कहा 2, हमने कहा -4, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो. तो सोल्व कीजिए 2 + -4. 2 - 4 कितना आएगा सोल्व करके आपके पास में, -2 आएगा. -2 क्या इंटीजर्स का सेट नहीं है, मतलब इंटीजर का जो सेट है उसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता, करता है. तो इसका मतलब 2 भी बिलोंग कर रहा है और -4 भी सेट को बिलोंग कर रहा है. इनको सोल्व करके जो भी एलिमेंट आया वो भी इस सेट को बिलोंग करता है. तो हम क्या करेंगे, आई इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, ये कंडीशन एडिशन के रिस्पेक्ट में भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी हो सकती है, लेकिन वो हमें कब बताना होता है. देखो ये किसके रिस्पेक्ट में की हमने, एडिशन के रिस्पेक्ट में. इनकेस अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम -4 में करते हैं तो 2 4 जा 8, और वो भी कैसे माइनस के. तो -8 भी तो एक इंटीजर ही है, तो ये भी तो इंटीजर के सेट को बिलोंग करता. तो यानी कि एडिशन के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी, दोनों केसेस में सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. तो ये क्या है, ये कंडीशंस है. इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ये बेसिक्स हैं, ठीक है, ये बेसिक्स है. इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं. बस आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है. तो क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि आपको जो भी सेट दिया हुआ है उसके 2 एलिमेंट्स लीजिए, उनके बीच में जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है उसको अप्लाई कीजिए. सोल्व करके जो तीसरा एलिमेंट आपको मिलेगा वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए जिसके वो दोनों एलिमेंट्स है. तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है, ठीक है. इसके बाद में बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, जो कि क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें आप कोई भी 3 एलिमेंट्स लोगे, ठीक है, एक बार सेकंड और थर्ड एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करोगे, देन फर्स्ट के साथ में अप्लाई करोगे, एक बार फर्स्ट और सेकंड के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करोगे, उसके बाद में थर्ड के साथ में करोगे. तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, जो कि मेनली सभी केसेस में हमारी सेटिस्फाई होती ही होती है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट A, B, C, ये हमने क्या कहा, कोई भी एलिमेंट्स है किसके, किसी भी सेट G के. Let A, B, C be any elements of G, then उस कंडीशन में अगर हम इन तीनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सपोज दैट हमने पहले सेकंड और थर्ड के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करके सोल्व किया, जो भी वैल्यू आई फिर उसको A के साथ में सोल्व किया, और इसके बाद में हमने क्या किया कि पहले A स्टार B के बीच में ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके बाद में C के साथ में अप्लाई किया, जो भी वैल्यू आई उसकी. तो दोनों साइड कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए. यहाँ पर भी सभी के लिए A भी बिलोंग करेगा G को, और यहाँ पर भी सभी वैल्यूज के लिए A, B, C किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा. ये होती है हमारी क्या, सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आती है थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फोर्थ है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लीजिएगा पहले. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये क्या कहती है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है. देखो नॉर्मली अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान. अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 2 केसेस होते हैं, एक तो होता है एडिशन, एक क्या होता है मेनली मल्टीप्लिकेशन, जो आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलता ही मिलता है. ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट आप कोई भी एलिमेंट लेते हो,
उसका अगर आप उसका बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो किसी भी अनदर एलिमेंट के साथ में, ठीक है, तो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट के किसी भी अनदर एलिमेंट के साथ में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, तो सोल्व करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि आपने सेकंड लिया, यानी कि आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, लुप्त हो जानी चाहिए, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि सपोज दैट ई कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके साथ में आपने कोई भी अनदर एलिमेंट ले लिया, ए बी सी कुछ भी, तो जब आप इनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो वो क्या आना चाहिए, ये एलिमेंट ही आना चाहिए। दीदी समझ में नहीं आया, देखो कैसे। इन केस अगर हम एडिशन ले रहे हैं, मैंने कहा हमने कोई भी एक नंबर लिया 2, ठीक है, तो 2 का हम एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या बोल रही हूं मैं, एडिशन ले रहे हैं सपोज दैट हम, तो मैंने कहा 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 2 ही आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे हम बताइए, 0 ऐड करेंगे इसमें, तभी तो हमें 2 मिलेगा। और कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि 12 है, या फिर सपोज दैट 19 ले लीजिए, मैंने कहा 19 में क्या ऐड करें कि हमारे पास में 19 ही आ जाए, क्योंकि मैंने कहा वही एलिमेंट आना चाहिए। किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो आपके पास में जो एलिमेंट है वही आना चाहिए, आइडेंटिटी क्या हो जानी चाहिए, विलुप्त हो जानी चाहिए, उसका पता ही नहीं चलना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी फैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इन केस ऑफ एडिशन क्या ऐड करें हम, किसी भी एलिमेंट में 0 ऐड करेंगे भाई, तभी हमें वो एलिमेंट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन केस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, याद रहेगा, एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई की बात करो, मैं कहूं कि 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूं जो 2 आ जाए, बताइए, तो आप क्या कहोगे दीदी, 2 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। 19 में किससे मल्टीप्लाई करूं जो 19 आ जाए, आप कहोगे दीदी 1 से, तो इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। क्लियर हो गई बात। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। अगर हम NZQRC में से किसी की भी बात कर रहे हैं मेनली तो, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर इन चारों में से जो आपको 4 प्रॉपर्टीज बता रही हूँ ना ग्रुप के लिए, इनमें से अगर इनमें से किसी भी सेट के लिए कोई भी एक सिंगल प्रॉपर्टी भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो हमारा ग्रुप नहीं कहलाएगा, वो जो भी हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। यानी कि सपोज दैट हमने नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 होते हैं, तो अगर हमने इसका बाइनरी ऑपरेशन लिया, कोई भी एडिशन ले लो इसके साथ में या मल्टीप्लीकेशन ले लो, यानी कि आप ये सेट ले लो या फिर आप ये सेट ले लो, अभी इन दोनों की बात करूंगी, जल्दी जल्दी में भी बताएंगे कि कौन सा क्या होगा क्या नहीं, और देखना आप फिंगर्स पे बता दोगे, लेकिन पहले ये सब समझना जरूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया। और कुछ केसेस में ये डिपेंड करेगा, जो आपको दिया गया होगा ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आपको अलग से बना के देगा कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में जरूरी नहीं है फिर 0 या 1 आए, ठीक है। ये नॉर्मल टर्म्स के लिए बता रही हूँ ना, जब आप नॉर्मल सेट लोगे कोई भी, तो उस केस में मोस्टली जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इन केस ऑफ एडिशन वो 0 होता है और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो 1 होता है। लेकिन अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन किसी अनदर फॉर्म में डिफाइन किया गया है तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है, ये अलग अलग भी फिर हो सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कराओगे कि लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ G, हमने क्या कहा, A कोई भी एलिमेंट है किसका, G का, एंड लेट E बी एनी एलिमेंट ऑफ G, E बी एनी एलिमेंट ऑफ G, देन E इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। E को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे इफ, कब, यदि हम A के साथ में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं E का, ठीक है, A का E के साथ में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो एलिमेंट मिल रहा है वो हमें A ही मिले, या फिर इसका जस्ट अपोजिट कह दो कि अगर हम E के साथ में
ए का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ई और ए के साथ में क्या करते हैं, ये ई और ए के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो भी हमें ए मिले, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी कहें या एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी कहें, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। क्लियर है बात? तो चाहे आप कोई सी भी आइडेंटिटी फाइंड आउट करोगे, दोनों आपस में इक्वल ही आएंगे। क्लियर हो गई? ये हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन। अब बात करेंगे किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। एक बार पहले अगर आपको यहाँ तक नोट करना है कर लीजिए। सभी टर्म्स क्लियर हो गई? यहाँ पर ध्यान रखना और सभी के लिए ए बिलोंग करेगा किसको, जी को। ठीक है, ऑल्सो ए भी बिलोंग करेगा जी को। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, एक एलिमेंट लिया सेट का, एक और लिया, दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो जो तीसरा एलिमेंट आपको मिलेगा वो भी सेट को बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि कोई भी तीन एलिमेंट लिए किसी भी सेट के, पहले बाद के दो के बीच के में ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके बाद में जो भी एलिमेंट आया उसके और फर्स्ट जो भी एलिमेंट है उन दोनों के बीच में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, सेकंड में अपोजिट कर दो, पहले जो फर्स्ट दो एलिमेंट है उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगी उसकी अनदर जो भी आपके पास में टर्म है उसके साथ में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो, तो दोनों टर्म्स आपस में इक्वल आनी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है कि आपने कोई भी एलिमेंट लिया उसकी मल्टीप्लाई, या आप कह दो कि आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया और एक कोई भी क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, जब आप उन दोनों के बीच में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट से जो दूसरा एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में वो ई क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जानी चाहिए, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, वो दूसरे के साथ मिले तो वो दूसरे को ही बना दे, अपने आप को वहां से खत्म कर दे। क्लियर है बात? नोट कीजिए पहले यहां तक। चलो इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हेडिंग डालिएगा अगर आपको डालनी है तो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये सभी कुछ जो मैं आपको करा रही हूं ये समझाने के लिए है। डिफाइन ग्रुप बहुत रेयर केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये बेसिक्स में आपको क्लियर होने ही होने चाहिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा एक तरीके से आप मान करके चल सकते हो किसी की कटी पे बैठना। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक नंबर लिया, कोई भी एलिमेंट लिया आपने किसी भी सेट का, तो उसका इनवर्स क्या होगा, जो उसको कट कर दे, जो उसको काट दे और काट के क्या बनाए, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, मतलब आपका नहीं उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, वो इनवर्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए किसी भी सेट के, कि लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, लेट बी द, यहां पे देन लिखना, देन बी द इनवर्स ऑफ ए इफ A star B is equals to E for all comma B belongs to G। यानी कि सपोज दैट हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए A और B, तो B जो है वो A का इनवर्स कहलाएगा, A B का इनवर्स कहलाएगा। किस केस में, यदि हम उन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल दीदी किस केस में ले, सपोज दैट हमने कहा कि इंटीजर्स के केस में ही ले लेते हैं हम। ठीक है, हम इंटीजर्स के केस में ले लेते हैं। मैंने कहा कि आई कोई भी सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया क्या, एडिशन। ठीक है, इस केस में हमने कहा कि क्या निकालो, इनवर्स फाइंड आउट करो, क्या होगा। एक बात बताओ, इंटीजर्स हैं, ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर माइनस वाले टर्म्स भी है, जीरो भी है, और जो पॉजिटिव टर्म्स भी है वो भी इंक्लूडेड है। एडिशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो आपको बताई थी, क्या बताई थी, जीरो बताई थी। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आना चाहिए कि हमने अगर इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लिए, उनके बीच में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई करते हैं तो उसको सोल्व करने पे क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कोई भी दो एलिमेंट हमने लिए, यहां से देखो हमें बी कैसा लेना है कि वो उसको कट करे,
बी कैसा लेना है, जो उसको कट करे। यानी कि मैंने कहा ए आपके पास में 2 है, ठीक है, 2 कोई भी इंटीजर माना, हमें नहीं पता बी क्या होगा, हमें पता है कि इंटीजर्स के केस में और बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन है तो उस केस में जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट हमने प्लस का साइन लिया तो एक बात बताइए बी की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके, -2 आएगी, नहीं आएगी। बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं हम, एडिशन ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं किसका, इंटीजर्स का। हमने कोई भी इंटीजर उठाया 2, हमें पता है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो तो एडिशन के केस में जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ई की वैल्यू क्या पुट करी हमने, 0। तो बी का जो इनवर्स आया वो क्या निकल करके आया, -2, मतलब सॉरी 2 का जो इनवर्स निकल करके आया वो क्या है, -2। बी क्या है, बी इनवर्स ही तो है इस 2 का, तो बी की वैल्यू -2। इसका मतलब अगर हमने 2 में -2 करा तो हमें क्या मिला, 0। एक बात बताइए ये जो -2 आया क्या ये हमारा सेट को बिलोंग करता है, नहीं करता, ऑब्वियसली करता है। यानी कि सपोज दैट यहाँ पे एक चीज करना, यहाँ पे सिर्फ ए लिखना, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ए लिखना। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता जो बी है वो तो हमें फाइंड आउट करना होगा, बी की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। और हमें देखना होगा कि बी हमारा उस सेट को बिलोंग करता है, नहीं करता। क्योंकि अगर जो भी आपके पास में इनवर्स आएगा अगर वो सेट को बिलोंग नहीं करेगा तो उस कंडीशन में हमारी जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है कैंसिल आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। तो फिर हमारा वो ग्रुप नहीं बनेगा, जो भी हम लेकर के चल रहे हैं स्ट्रक्चर वो हमारा ग्रुप नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि b की वैल्यू -2 आई और -2 भी क्या है, एक इंटीजर है, 2 इंटीजर है और b जो आया वो भी इंटीजर है। तो दोनों को जब हम दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो क्या कहती है हमारी प्रॉपर्टी कि यदि ए कोई भी एलिमेंट है जी का तो बी को हम ए का इनवर्स कहेंगे कब, कि यदि ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए ए बी किसको बिलोंग करे, जी को बिलोंग करे। तो ये कंडीशन होगी तभी हम क्या कहेंगे, बी को ए का इनवर्स कहेंगे, ए को बी का इनवर्स कहेंगे। क्लियर है बात। अभी देखो यहीं पे अगर मैं कहूं कि सपोज दैट दीदी ये आपने एडिशन लिया, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लिया, देखो मल्टीप्लिकेशन ले ले, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, देखो हमने कहा 2 कोई भी एलिमेंट है, 2 कोई भी इंटीजर ले लिया हमने, हमें क्या लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, हमें बी की वैल्यू नहीं पता। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, नहीं होता, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। एक बात बताइए 2 तो हमारा इंटीजर है, बाइनरी ऑपरेशन भी हमने करेक्ट लिया, लेकिन ये जो बी की वैल्यू आई है ये आई है 1/2। क्या 1/2 इंटीजर होता है, नहीं होता। तो जब b हमारा इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब b हमारा i को बिलोंग नहीं कर रहा, और हमारी कंडीशन क्या है कि a और b हमारी क्या करनी चाहिए, उस सेट को बिलोंग करने चाहिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जब b i को बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हम क्या कहेंगे, अगर सिंगल एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उस केस में आप क्या कहोगे कि ये जो भी हमारी स्ट्रक्चर है ये क्या है, ग्रुप नहीं बना रही, ग्रुप शो नहीं कर रही, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, आई होप आपको चारों अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी क्वेश्चंस कराते कराते आपको समझ में आई जाएंगी सभी जल्दी जल्दी, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। अब इसके बाद में ये तो हो गया सिर्फ ग्रुप के लिए, अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या कहोगे, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहोगे। इसके बाद में एक आता है एबिलियन ग्रुप। एक 5th प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट a, b be any 2 elements of G, be any 2 elements of G, so then a star b is equals to b star a होना चाहिए फॉर ऑल, सभी के लिए ए बी किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करेगी
और हैंस अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तो आप क्या कह दोगे कि दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। ध्यान रखना, अगर सिर्फ चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तो वो क्या कहलाएगा, ओनली ग्रुप। लेकिन अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है तो आप क्या कहोगे उसको, एबिलियन ग्रुप। यानी कि पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा, एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। अगर स्टार्टिंग की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। और इन केस अगर स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि सिर्फ क्लॉजर और एसोसिएटिव, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अगर कितनी प्रॉपर्टीज है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाई करी तो क्या बोलोगे आप उसको, सेमी ग्रुप बोलोगे। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक करी तो उसको क्या बोलोगे आप, ग्रुप बोलोगे। और अगर पांचों की पांचों कर गई तो उसको आप क्या बोलोगे, एबिलियन ग्रुप बोलोगे। ठीक है, अगर डेफिनेशन आ जाती है तो लिख दोगे आप इजीली कि अगर सपोज सेमी ग्रुप की, जो कि मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछ जाती है, तो क्या लिखोगे, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, स्टार ही लोगे आप मेनली, देन इट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइड टू प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस उन दो प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देना। अगर ग्रुप पूछे तो चारों की चारों डिफाइन कर देना, एबिलियन ग्रुप पूछे तो पांचों कर देना। अब एबिलियन ग्रुप की बात चल रही थी तो ए बी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, का मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स लिए, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स ले लो, 2 और 3 लिए हमने। ठीक है, हमने कहा 2 में 3 को ऐड कर दो या 3 में 2 को ऐड कर दो, क्या मिलना है, दोनों कंडीशन में 5 5 ही मिलना है भाई। 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है दोनों। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसमें ये करो या इसमें ये करो और जो भी एलिमेंट आए, ध्यान रखना एक चीज का, अगर ये आपने जी सेट के एलिमेंट लिए है ना तो ये वाला एलिमेंट भी जी को ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और ऑल्सो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है। समझ में आ गई बात। इतने में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, एक बार पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, इसके बाद में फिर हम बात करते हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मली मेथड समझा दिया। ठीक है, अब हम कुछ सेट्स की बात कर लेते हैं। सपोज दैट देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें, ये हमारी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, एन, यानी कि नेचुरल नंबर। फिर क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। फिर क्या आते हैं, रेशनल नंबर्स आते हैं। फिर क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं। फिर क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। ये इनका इंक्रीजिंग लेवल है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो किस फॉर्म में, ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो, ये दो साथ में हो सकता है, यानी कि एक तो प्लस और इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर के दो सेट बनेंगे, एक तो n कॉमा प्लस और एक बनेगा n कॉमा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो, ये सिर्फ मैं आपको समझाती जा रही हूँ एक साथ ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा के दिखा रही हूँ। ठीक है, दोनों में आपको बता देना है कि कौन सा क्या बन रहा है। नेचुरल नंबर इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। आप देखोगे कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नाम लिख रही हूं ताकि आपको सभी के याद रहे। क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो एबिलियन ग्रुप, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ग्रुप। सबसे पहले देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ नेचुरल नंबर के, 1 और 2 सपोजेट हमने ले लिया। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं 1 और 2, उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन प्लस अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट हमें मिल रहा है क्या वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। बाकी कुछ भी ले लो आप, 16 + 17 ले लीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा,
33 भी क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी कि सभी टर्म्स क्या करेंगी, ये बिलोंग करेंगी। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लो, 3 एलिमेंट्स ले लो, 3 एलिमेंट्स ले लिए। सपोज दैट हम स्टार्टिंग के ले रहे हैं 1 2 3, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे सेटिस्फाई कराओगे प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर वे में सॉल्व आप अपने आप कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको लिखाई है, ठीक है। हमने कहा 1 + 2 + 3। अभी हम इन केस ऑफ एडिशन लेकर के चल रहे हैं कि पहले इन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर दो, फिर इसके साथ में सॉल्व कीजिए। 1 + 3 2 5, 3 + 3 6 = 6, दोनों साइड इक्वल आ रही है। ऑल्सो 6 हमारा कैसा है, एक नेचुरल नंबर है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की कंडीशन क्या कहती है कि आपको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट लेना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले सपोज दैट हमने क्या लिया, 2। हमें नहीं पता आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो 2 में ऐसा क्या जोड़े जो हमारे पास में क्या आ जाए, 2 ही आ जाए। 2 में ऐसा क्या जोड़े जो 2 आ जाए, तो आप क्या कहोगे, 2 - 2 यानी कि 0। एक बात बताइए, क्या 0 नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, क्या 0 नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट इन केस ऑफ एडिशन क्या नहीं बनाता, ग्रुप फॉर्म नहीं करता, यानी कि ये ग्रुप नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि ये तो ग्रुप नहीं है। कर जाती, फिर 4th देखते, 5th देखते। तो फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया। चलो जी, ये तो किसके लिए था, एडिशन के लिए। अब किसके लिए सॉल्व करके देख लें एक बार, मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें। 1 में 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड देखो, 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3। पहले इन दोनों के साथ ब्रैकेट ले लो, फिर इसके साथ में दोनों इक्वल आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लो, इसमें क्या कहता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर लो, इसका आपको क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन क्या लोगे, मल्टीप्लीकेशन लोगे। किसके साथ में करें, जो 2 मिले, यानी कि ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो ई = 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। तो 1 अगर नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, देखना 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। इट मींस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन भी क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। कोई भी अनदर एलिमेंट ले लीजिए, सपोज दैट यहाँ पे 2 की जगह 19 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब भी सॉल्व करके 1 ही आएगा, 19 × 1 = 19। तो यानी कि ये वाली कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर लो, सपोज दैट हमने ले लिया 7, इसमें हम क्या करें, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है, किसके साथ में, किसी भी अनदर एलिमेंट के साथ में। हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने देखा इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, जो कि हम इससे पहले स्टेप में फाइंड आउट कर चुके होंगे, ठीक है। 1 है, तो 7 में किसकी मल्टीप्लाई करें, जो 1 आ जाए, किसकी करोगे, तो आप करोगे किसकी, 1/7 की। यही एक सिंपल सा, यही एक टर्म है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 मिलेगा, या कुछ और भी कर सकते हो, बताओ। नहीं, एक बात बताइए, ये जो 1/7 है, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। वही 1/7 जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इट मींस ये भी हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है वो इन केस ऑफ एडिशन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। तो हम कहेंगे कि ना तो ये ग्रुप होती है अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और ना ही ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है। ये तो हो गई नेचुरल नंबर्स के लिए। सेकंड क्या है, जेड। जेड क्या होता है हमारा, इंटीजर्स। तो अगर हम जेड की बात करें तो इसके भी 2 सेट बनेंगे, एक तो जेड के साथ में आप कंपोजिशन लोगे एडिशन, और एक क्या लोगे आप, मल्टीप्लिकेशन लोगे। देखो कोई भी 2 आप इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। सपोज दैट हमने एक ले लिया 2 और एक ले लिया हमने -2। मैंने कहा दोनों को आपको ऐड करना है, ऐड करने पे जो भी आपको एलिमेंट मिलेगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 0। 0 कोई भी एक इंटीजर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सेम ऐसी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी डायरेक्टली कर लो, आपको क्या मिलेगा, -4। -4 भी इंटीजर है, तो दोनों केसेस में हमारा क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी दोनों केसेस में सेटिस्फाई ही करेगी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। 2 में हम क्या करें,
किस एलिमेंट को ऐड करें जो कि हमें क्या मिल जाए, 2 ही मिल जाए। तो आप कहोगे दी 0 को ऐड कर दो। 0 क्या है, इंटीजर है, हाँ जी है, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। 2 में 1 की मल्टीप्लाई करने पे 2 मिलेगा, तो 1 भी हमारा इंटीजर है, इट मींस ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 में हम क्या टर्म ऐड करें जो हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 आ जाए। तो आप कहोगे दीदी -2 ऐड करेंगे, तो -2 भी कैसा है, एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखें तो मल्टीप्लीकेशन के केस में आप 2 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले, तो आप कहोगे 1/2 की, तो तभी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि 1/2 तो हमारा कैसा है, इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमने क्या देखा कि जो इंटीजर्स का सेट है विद रेस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम देखें बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन ले तो एडिशन के केस में जो इंटीजर्स का सेट है वो हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। ऑल्सो अगर आप देखो कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, 2 और 4 ले लो या -4 ले लो, ठीक है, और -4 और 2 ले लो, दोनों को आप ऐड करोगे तो दोनों टर्म्स कैसी होंगी, आपस में इक्वल ही आएंगी। इक्वल आएंगी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि Z, ये जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये तो ग्रुप फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसके लिए तो ये हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। और जब ये हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा तो सीधी सी बात है ये ग्रुप नहीं होगा, तो इसका मतलब ना तो ये ग्रुप है, ना ये है, ना ये है, सिर्फ ये वाला अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। इंटीजर्स का सेट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। बाकी और देख लेते हैं भाई, प्लस के रेस्पेक्ट में तो कर ही रहा है। नेक्स्ट क्या है, रेशनल नंबर्स का सेट। रेशनल नंबर्स का सेट भी दो सेट बनेंगे, एक तो क्यू प्लस और एक क्यू माइनस। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड तो दोनों में सेटिस्फाई करे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी तो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगी। ये सब कुछ आपको एट द फिंगर्स होना चाहिए, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, ठीक है, ये बेसिक्स है जो बता रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड तो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगी। आइडेंटिटी वाली देख लो, कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज दैट कोई भी रेशनल नंबर लो, 2 ले लो या कुछ भी ले लो अपने पास से, ये भी आपका रेशनल नंबर ही होता है वैसे तो हमने सपोज दैट 2 ले लिया और 3 ले लिया, इन दोनों के बीच में हमें प्लस अप्लाई करना है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। सोल्व करने पे आपके पास में क्या आना चाहिए, एक सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कर रहे हैं, मैं क्लोजर पे पहुंच गई। यानी कि 2 में हम क्या ऐड करें जो 2 मिले, तो आप कहोगे दीदी क्या ऐड करें, इन केस ऑफ एडिशन 0 ऐड करें। एक बात बताइए, 0 रेशनल नंबर होता है, 0 रेशनल नंबर होता है, हाँ जी होता है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम क्या करें मल्टीप्लीकेशन, 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें, 2i1, तो यानी कि ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, 1 भी हमारा रेशनल नंबर है, तो यानी कि ये तो कंडीशन हो गई। नेक्स्ट क्या आती है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी कि 2 में हम किस टर्म की मल्टीप्लाई करें। अगर हम मल्टीप्लाई वाले केस में देख रहे हैं ताकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले, तो 1/2 की करेंगे। 1/2 कैसा है, रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अगर हम एडिशन के केस में बात करें कि 2 में क्या हम ऐड करें जो हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो आप कहोगे -2। बात बताइए -2 क्या रेशनल नंबर है, -2 कैसा है, रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। सो इसका मतलब जो रेशनल नंबर का सेट होगा वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन दोनों ही केस में क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। ऑल्सो इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होगी। चाहे कोई भी रेशनल नंबर लेकर के सोल्व करके देख लेना, आप A स्टार भी करोगे या B स्टार भी करोगे, दोनों कंडीशन क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से रियल नंबर का सेट लोगे तो रियल नंबर में भी ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन भी शो करेगी, ये वाली कंडीशन भी शो करेगी। तो इस तरीके से आप इनका निकाल करके देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा तो वो सभी आपके करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है सिर्फ कि नेचुरल नंबर का सेट इन केस ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, और एक इंटीजर्स का सेट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता, बाकी सभी क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो याद रहेगा ये, तो आपको सोल्व करना आप सभी पे आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अब वो एग्जाम में 2 फॉर्म में पूछा गया, प्रॉपर्टीज भी रखो भाई, चलो कोई नहीं, वो एग्जाम में 2 फॉर्म में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक बार तो जो डिफाइन किया गया है स्टार बी को, वो किस फॉर्म में डिफाइन किया गया है, अच्छा AB/2 की फॉर्म में एक बार डिफाइन किया गया है, AB/3 की फॉर्म में, है ना। एक बार देख लेते हैं जी, ठीक है।
क्वेश्चन को आपको दो फॉर्म में कहा है, एक बार आपसे कह दिया कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय 2 और एक बार है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय 3। जो आपको मैंने नोट्स में कराया वो ए बी बाय 2 वाला कराया है, क्लास में ए बी बाय 3 वाले से समझा रही हूँ, ठीक है। तो दोनों का कुल मिलाकर के आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है, बस 2 की जगह 3 को ही तो रिप्लेस करना है, वो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो कि आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं आपको अगर बताऊं तो क्वेश्चन में कहा है कि शो दैट दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, शो दैट दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यानी कि क्यू पॉजिटिव कह सकते हैं हम, दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप, फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप अंडर the composition defined by अब देखो क्वेश्चन एक बार ये बस कंपोजिशन जो है वो चेंज कर दी। तो मैं आपको कौन सा बता रही हूँ, ये वाला ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय 3। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है, कंडीशंस याद है तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सेट किसका का है, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का। ध्यान देना, नेगेटिव रेशनल नंबर्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, सिर्फ कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले। और आपसे कह रहा है कि आपको दिखाना है कि ये एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द कंपोजिशन दिस, इसके अंदर, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, देखो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, हमें पता है कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, क्यू पॉजिटिव को बिलोंग कर रहे हैं। लेट देखो एक बात और, मैं आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे नहीं लिखा रही हूँ कि प्रॉपर वे में मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया, प्लस अलग से भी पूरी वीडियोस बनी हुई है, ठीक है। सारा सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो। मैराथन क्लासेस में मतलब क्या है कि आपके माइंड में ये सब चीजें अच्छे से बैठ जानी चाहिए। प्रॉपर वे में लिखना कैसा है ये सब कुछ आपको फुल वीडियोज में कराया हुआ है वहां से, क्योंकि अगर मैं अब आपको पूरा डिटेल में कराऊंगी ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इतनी जल्दी फिर आपको पता है एक बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करा रही हूँ, ठीक है। तो हमने माना ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है जो कि कैसे हैं, रेशनल नंबर्स है, वो भी कैसे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो सीधी सी बात है, ए बी बाय 3 भी कैसा होगा, बिलोंग करेगा क्यू पॉजिटिव को। अगर ए और बी बिलोंग करे क्यू पॉजिटिव को तो ए बी बाय 3 भी तो बिलोंग करेगा। भाई एक बात बताइए, हमने कहा एक रेशनल नंबर ले लिया हमने 2, एक ले लिया हमने 3, तो 2 इंटू 3 को जब हम डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये जो आएगा ये भी तो रेशनल नंबर का सेट ही होगा, यानी कि 2 बचेगा। और कोई एलिमेंट ले लीजिए, सपोज दैट हमने 2/3 लिया, एक हमने 4/5 ले लिया, हमने कोई ये दो रेशनल नंबर्स लिए, इनकी मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, 8/45। ये क्या है, ये भी तो एक रेशनल नंबर ही आया। तो इसका मतलब अगर कोई भी हम दो रेशनल नंबर ले रहे हैं, उनके बीच में प्रोडक्ट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं 3 से, यानी कि अगर हम उनके बीच में ये वाला कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या करेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर को ही डिनोट करेगा। इसलिए जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई होगी ही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें इसके लिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या शो करके दिखाते हो कि ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होता है, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होता है। यही तो हमें प्रूफ करना होता है। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। कंपोजिशन बताना, डिफाइन किया गया है किस फॉर्म में, कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय 3। भाई हमें ये देखो, हमें अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी में डायरेक्टली बात करें कि आपको फॉर्मूला क्या लिखा है कि अगर ए बी कोई भी दो एलिमेंट है जो कि क्यू पॉजिटिव को डिनोट करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो इंप्लाइज दैट उस केस में ए स्टार बी भी हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए, क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करना चाहिए। यही तो कंडीशन पता है हमें क्लोजर प्रॉपर्टी की। ए स्टार बी को डिफाइन किया गया है किस फॉर्म में, ए बी बाय 3 की फॉर्म में। तो ए बी बाय 3 भी हमारे क्या करेगा, क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल जहां पर सभी के लिए ए बी भी किसको बिलोंग करेगा, क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करेगा। ठीक है बात। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये कंडीशन ले ली। सपोज हमने इसको ए मान लिया, इस कंप्लीट को हमने बी मान लिया, तो ए स्टार बी को कैसे डिफाइन किया गया है, ए बी बाय 3 की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। तो इसको भी हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ए तो ये है, बी क्या है, बी स्टार सी है, ठीक है।
और उसके बाद में क्या है, अपॉन में 3 है। बताओ सही हुआ ये? नहीं जी, ये गलत हुआ। इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। देखो कैसे, जब ए स्टार दिस है तो आपको कंपोजिशन अब इस कंप्लीट के लिए नहीं लेना, ब्रैकेट किस वाले पे, सिर्फ इन दोनों टर्म्स पे। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम पे हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इसलिए यहाँ पे गलती करा के बता रही हूँ ताकि आपको वहां पर याद आ जाए कि ये गलती आपको नहीं करनी। तो जो ब्रैकेट है वो किन दोनों के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर। तो आपको जो कंपोजिशन पहले डिफाइन करना है वो बी स्टार सी के लिए डिफाइन करना है। देखो कैसे करोगे, जब आप बी स्टार सी के लिए करोगे तो ये हमारे लिए ए होगा, ये हमारे लिए बी होगा। तो ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए बी बाय 3 के। तो यानी कि ये वाला ए स्टार तो एज इट इज रहेगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, बी सी बाय 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। चलो ये तो बात हो गई इसकी। अब ये हमारे पास में ए हो गया, ये वाला कंप्लीट क्या हो गया, बी हो गया। तो अब ए स्टार बी को हम फिर से क्या लिखेंगे, ए बी बाय 3। तो बी की वैल्यू क्या है कंप्लीट की, बी सी बाय 3। तो ये एंड कंप्लीट बाय 3, ठीक है। ऑल्सो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ए बी बाय 3 ब्रैकेट सी बाय 3 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। हमने क्या देखा कि ए बी बाय 3 जो है, देखो चाहे तो इस तरीके से कर लो, लेफ्ट हैंड साइड अलग सोल्व कर लो, राइट हैंड साइड अलग सोल्व कर दो, दोनों को इक्वल दिखा दो, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना दो, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। हमने कहा कि हम ब्रैकेट जो लगा रहे हैं वो ए बी बाय 3 पे लगा रहे हैं और सी को अलग लिख रहे हैं, तो सभी टर्म्स इनटू में, तो कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। अब ये हमारे पास में ए हो गया, ये बी हो गया बाय 3। अब ए बी बाय 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार बी की फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए हमारे पास में क्या है, ए बी बाय 3 स्टार सी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए बी बाय 3 के, तो ए बी बाय 3। तो इसको हमने ए स्टार बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये ए बी बाय 3 को हम ए स्टार बी लिख सकते हैं, तो इंप्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्टार बी ब्रैकेट तो इसी पे स्टार सी। तो हम लेकर के क्या चले थे कि ब्रैकेट जो है लेफ्ट हैंड साइड कह दो या फिर ऐसे कह दो कि हम लेकर के क्या चले थे कि जो ब्रैकेट है वो किस पे था, बाद की दोनों टर्म्स पे था, लेकर के कहां गए, स्टार्टिंग वाली दोनों टर्म्स पे, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाई हो गई। सेम ए बी बाय 2 के लिए निकाल लोगे, उसके लिए कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, बस जहां पर 3 है वहां पर क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। हो गई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब यहां से आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन क्या कहती है, आपकी फिंगर्स पे होनी चाहिए सभी प्रॉपर्टीज। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन क्या कहती है, एक कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जो कि किसका होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर का होना चाहिए। उसमें आपको क्या करनी है, किसी भी एलिमेंट की किसकी ऐसी की मल्टीप्लाई करें या फिर कंपोजिशन जो हमें डिफाइन किया गया है इस कंपोजिशन के अंदर देखना है। देखो अभी मैंने आपको बताया इन केस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे जो कंपोजिशन डिफाइन है वो स्टार बी की फॉर्म में, और उसको कैसे डिफाइन किया गया है, ए बी अपॉन 3 की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कंडीशन क्या पता है, वी हैव, हमें पता है कि अगर हम ए स्टार ई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, ए के, इज इक्वल्स टू इसको हम ए स्टार ए की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, हमने कहा ए स्टार ई को डिफाइन कैसे किया गया है, टेक ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, हमने ये वाली साइड ले ली, ठीक है, क्योंकि ये इसकी इक्वली आनी है। अब यहाँ पे देखो हमने कहा ए स्टार ई, एक बात बताइए जो कंपोजिशन डिफाइन है वो किस फॉर्म में डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 3 की फॉर्म में है। तो ए स्टार ई जो है इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ए ई अपॉन 3 की फॉर्म में डिफाइन करोगे, नहीं करोगे, इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, ए से ए कैंसिल आउट होगा 1 टाइम, तो इंप्लाइज दैट ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में 3 की मल्टीप्लाई करके 3। अगर हम 2 वाले के लिए देखें तो यहाँ 2 होता तो ए की वैल्यू क्या थी, 2। अब हमें देखना है कि 3 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। पहले उससे हमें क्या देखना होगा कि ई जो है वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है नहीं है। फॉर ऑल ई किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 हमारा बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रेशनल नंबर को, तो ई भी बिलोंग करेगा। तो ये बात तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इंप्लाइज दैट, इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐड करना, फ्रॉम फर्स्ट चेक करो कि ये 3 जो है वो सही आया या नहीं आया।
यानी कि ए स्टार अगर हम ई के प्लेस पे 3 पुट करते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, सोल्व करके ए के इक्वल आना चाहिए। सोल्व कीजिए, ए स्टार 3 क्या होता है हमारा, ए स्टार बी की वैल्यू ए बी बाय 3, तो क्या होगी ए इंटू 3/3। सोल्व कीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आएगा ए, तो ए इज इक्वल्स टू ए आ रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो 3 हम लेकर के आए आइडेंटिटी एलिमेंट की फॉर्म में, तो वो हमारा करेक्ट है। इन अ सेंस 3 इज द आइडेंटिटी, यानी कि अगर कंपोजिशन डिफाइन किया गया है दिस, तो उस केस में आइडेंटिटी क्या होगी, 3 होगी। तो क्लियर हो गया आपको कि अगर कंपोजिशन किसी और फॉर्म में डिफाइन किया गया है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। ये तो क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। 2 के लिए निकालोगे, जब आप ए बी बाय 2 निकालोगे तो वो 2 आ जाएगी। अब क्या निकालेंगे हम, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें क्या पता है कि हमें एक एलिमेंट चाहिए, उसका अगर हम कंपोजिशन डिफाइन करते हैं किसी भी अनदर एलिमेंट के साथ में, तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको ध्यान रखना है, पिछले स्टेप में कितना आया था, 3 आया था, तो हमारे अकॉर्डिंग भी क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमने माना कि लेट ए कोई भी एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, एंड 3 बी दी आइडेंटिटी, 3 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमने क्या कहा कि 3 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा क्या कि अगर 3 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमें पता है कि अगर हम ए का कंपोजिशन डिफाइन करेंगे किसी भी अनदर एलिमेंट बी के साथ में, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए। तो बी हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा ए का, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब ए स्टार बी को हमने डिफाइन किया है किस फॉर्म में, ए बी अपॉन 3 की फॉर्म में, वेयर यहां पे लिख भी देना कि लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, देन हमने माना कि यदि b क्या है, इनवर्स है a का, तो अगर हम इन दोनों के बीच में कंपोजिशन डिफाइन करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। e क्या है, यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर है बात, a स्टार b को डिफाइन करेंगे किस फॉर्म में, ab अपॉन 3 की फॉर्म में, कर दिया, इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 3, तो ab इज इक्वल्स टू 3, 3 से कितने आएंगे, 9, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपॉन a आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपॉन ए आ गई। अब एक बात बताइए, क्या ये जो 9 अपॉन ए आया है, ये रेशनल नंबर का कोई भी एलिमेंट होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर है नहीं है भाई, ए हमारा कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, फॉर ऑल ए तो हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जो कि हमने मान के चला। 9 भी कैसा है हमारा, पॉजिटिव रेशनल नंबर है नहीं है, सो इम्प्लाइज दैट 9 अपॉन ए जो है ये भी क्या किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये तो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें चेक करना है कि अगर b की वैल्यू ये है तो इट मींस ये इनवर्स होना चाहिए किसका, a का। चेक करते हैं कि ये a का इनवर्स है नहीं है, तो इक्वेशन फर्स्ट से ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके किसकी इक्वल आनी चाहिए, एक्चुअल में राइट हैंड साइड के इक्वल। तो a स्टार b, तो यहाँ पे देखो a स्टार b की वैल्यू पुट करना कितनी है, 9 अपॉन ए, सोल्व करके कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a स्टार b कंपोजिशन कैसे डिफाइन किया गया है, ए बी अपॉन 3 की फॉर्म में, तो a ये है b ये है, तो इसको क्या करोगे आप, a इंटू 9 अपॉन ए डिवाइडेड बाई 3, ए बी बाई 3 की फॉर्म में तो करना है डिफाइन। सोल्व कीजिए, a से a कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया इधर की साइड सोल्व करके, 3, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 3, राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, इट मींस b की वैल्यू 9 अपॉन a इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम इस कंपोजिशन की बात करें कि a स्टार b इज इक्वल्स टू ab बाय 3, तो इस केस में आपने देखा हमारी जो एसोसिएटिविटी थी वो भी इजीली हो गई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई थी। फिर हमें क्या देखना था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, 3 आया। फिर हमने उसी के बेसिस पे क्या निकाला, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में जो इनवर्स है, ठीक है, जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या आएगा,
आपके पास में 9/a आया, ठीक है। जो इनवर्स एलिमेंट है वो कितना आया, 9/a। तो 9/a इज द इनवर्स ऑफ a, ठीक है, क्योंकि हमने माना था b इज द इनवर्स ऑफ a और b की वैल्यू कितनी आई है, 9/a, तो 9/a इज द इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। तो यानी कि हमारी चारों प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, इसमें सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ हमें क्या दिखानी है, फिफ्थ एबिलियन ग्रुप पूछ रहा है कि एबिलियन ग्रुप शो करके दिखाओ। एबिलियन ग्रुप के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी फाइंड आउट करनी, शो करके दिखानी पड़ेगी। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है और कुछ नहीं है। चलिए अब देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a। क्या होता है, a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a। यहाँ पे लेट करते हैं कि a b कोई भी दो एलिमेंट है, लेट a एंड b बी एनी एलिमेंट्स ऑफ G। यहाँ पर सभी के लिए ए बी किसको बिलोंग करेंगे, G को बिलोंग करेंगे। तो अब यहाँ पे ये साइड किसकी इक्वल आनी चाहिए, इस साइड की इक्वल आनी चाहिए। तो हम क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे a स्टार b। a स्टार b को सोल्व करके राइट हैंड साइड की इक्वल दिखाना है। एक बार बताइए, a स्टार b कंपोजिशन डिफाइन है किस फॉर्म में, ab/3 की फॉर्म में। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ba/3। हमें पता है अगर ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसको हम a स्टार b लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास a की वैल्यू b है और b की वैल्यू a है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, b स्टार a लिख दिया। ये हमारे पास में क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि hence the set of all positive rational numbers forms an abelian group under the composition this। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। ग्रुप 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 हवा मचा रखा है, पता नहीं कुछ को समझ में नहीं आता, कुछ को कुछ नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है, ठीक है, आप ही दूसरों को समझा दोगे। कोई भी डाउट रह गया हो किसी भी पॉइंट में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज तक का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे करते हैं, एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। यानी कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। यानी कि हर एक एलिमेंट जो होगा किसी भी ग्रुप का वो यूनिक इनवर्स पजेस करेगा। यानी कि उसका हर एक एलिमेंट का अपना अलग क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। सपोज दैट अगर हम बात करें किसी भी उसकी, ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपने सेट लिया, किसी भी अनदर कोई भी बाइनरी कंपोजिशन आपने लिया और उसके रिस्पेक्ट में आपको दिखाना है कि जो भी आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना वो क्या है, ग्रुप शो कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखाना होगा कि आप कोई भी एलिमेंट ले लो। सपोज दैट आपने इंटीजर्स का सेट लिया, हमने तो ये कहा, ठीक है, और इन केस ऑफ एडिशन हमें क्या दिखाना है, इसको ग्रुप शो करना है। तो हमने क्या कहा, हमें क्या चीज शो करनी है कि हर एक एलिमेंट अपना यूनिक इनवर्स पोजेस करेगा। मतलब क्या है कि सपोज दैट हमने कोई भी एक इंटीजर लिया, हमने माना 2 कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है, 2 सबसे छोटी टर्म ना वही लेकर के चल रहे, ज्यादा बड़ी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझने आए यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा 2 क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे एडिशन है। तो हम ऐसा क्या ऐड कर दें 2 में ताकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए इन केस ऑफ इंटीजर। और अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो इस केस में आपको बताया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो 2 में क्या ऐड करें, 0 आ जाए तो आप कहोगे दीदी -2 ऐड कर दो तो हमें 0 मिल जाएगा। क्या कोई अनदर टर्म ऐसे जिसको ऐड करने पे 0 मिलेगा, नहीं। तो -2 को 2 में ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब -2 क्या है, 2 का इनवर्स है। तो ये -2 कैसा है, यूनिक है। 2 का कोई भी अनदर इनवर्स जो है इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से अगर हम 3 के लिए लेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। 4 के लिए लेंगे तो -4 आएगा। 6 के लिए लेंगे -6 आएगा। तो हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इनवर्स होता है, उससे अलग वो कोई भी इनवर्स जो है उस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या 3 का इनवर्स -4 हो जाएगा,
नहीं होगा। अगर हम 3 में -4 जोड़ेंगे क्या 0 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम किसी भी अनदर सेट की बात करते हैं तो उस केस में भी ऐसे होगा कि हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इनवर्स होगा। तो ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि मैंने आपको समझा दिया क्या है। अब बारी है इसको प्रूफ करने की। तो सबसे पहले हम लेट क्या कर लेंगे कि ए कोई भी एलिमेंट है किसका? ग्रुप जी का। हमने कहा लेट ए बी एनी एलिमेंट, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। हमने क्या कहा कि ए कोई भी एलिमेंट है किसका? ग्रुप जी का। लेट ई बी द आइडेंटिटी, ई बी द आइडेंटिटी। लेट हमने माना बी और सी क्या है? कोई भी दो इनवर्स मान लिए, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि ए का केवल एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में जो बी और सी हमने दो इनवर्स माने, दोनों कैसे आने चाहिए? आपस में इक्वल आने चाहिए। तो हमने क्या माना? लेट बी एंड सी बी एनी टू इनवर्स ऑफ ए। हमने क्या कहा कि बी और सी ए के कोई भी दो इनवर्स है। क्यों लिए हमने दो? एक्चुअल में हमें दिखाना है कि केवल एक ही होगा। तो उसका मतलब या तो बी सी के इक्वल होगा या सी बी के इक्वल होगा। सो नाउ इसका मतलब क्या है? अगर बी इनवर्स है ए का तो उस केस में क्या होगा? बी ए इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए बी होगा? नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर b इनवर्स है a का तो b के जब हम कंपोजिशन अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी, ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि कोई भी कंपोजिशन है हमने अप्लाई नहीं किया, तो b ए करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए या फिर ए बी के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है बात? सेम ऐसी अगर c है, सपोज दैट अगर c क्या है? इनवर्स है a का, तो उस केस में क्या होगा? सी ए इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए। क्लियर है बात? अब ये दोनों कंडीशंस हमें पता है। सो नाउ हमें पता है कि जो ग्रुप होता है वो क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। अगर हम b इंटू ए सी निकालें तो ये किसके इक्वल होगा? एक बात बताइए, जो ए सी है वो किसके इक्वल है? e के इक्वल है? नहीं है। तो इस ए सी के प्लेस पे अगर हम e पुट करेंगे तो बी ई आएगा। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। आपको बताया आइडेंटिटी एलिमेंट का कंपोजिशन आप किसी भी एलिमेंट के साथ में कर दो तो आपको दूसरे वाला ही एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? खत्म। तो b इंटू ई क्या आएगा आपके पास में? b आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि e इज आइडेंटिटी। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू b आ गया। एंड सेकंड निकाल लीजिए आप बी ए इंटू सी। ये किसके इक्वल होगा? एक बात बताइए, बी ए किसके इक्वल है? ई के। बी ए किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। तो यहां से इसके प्लेस पे आप ई पुट करोगे, ई की मल्टीप्लाई सी में करोगे, ई का कंपोजिशन सी के साथ में अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सी मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? खत्म। ई क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ई इंटू सी क्या मिलेगा आपको? सी मिलेगा। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, मतलब ग्रुप जो होगा उसके लिए जो कंपोजिशन होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। वी नो दैट इन अ ग्रुप कंपोजिशन satisfies the associative प्रॉपर्टी। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? बी ए सी किसके इक्वल होना चाहिए? बी ए सी के इक्वल होना चाहिए। एक्चुअल में ये टर्म किसके इक्वल निकल करके आई है? बी के। और ये टर्म किसके इक्वल निकल करके आई है? सी के। तो हमने क्या प्रूव किया? बी किसके इक्वल है? सी के। जबकि हमने क्या कहा था कि बी और सी दो इनवर्स है किसके? ए के। और अगर दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब या तो बी होगा या सी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए का केवल एक ही इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो हेंस प्रूफ कि किसी भी ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गई थ्योरम? नोट कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा क्या है। इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। यानी कि क्वेश्चन आपसे कैसे पुट अप किया जाएगा कि प्रूव दैट, या तो ये कहेगा ठीक है कि इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, या फिर लिख करके बोल देगा कि प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। की यदि ए का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स है तो आपको प्रूव करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? ए होगा। ठीक है, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। यानी कि समझ में आ रही है आपको कि अगर ए का इनवर्स तो क्या है? ए इनवर्स है,
तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। ये बात आपको इसमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास में इनवर्स की डेफिनेशन है उसको लेकर के चलेंगे और उसके थ्रू हम ये चीज प्रूफ करके दिखा देंगे। ये आपको इसलिए करा रही हूँ क्लास में ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए, ठीक है। ज्यादा आपको ये चीज रटनी ना पड़े, एकदम से आप क्या कर सको, कनेक्ट कर सको इन सभी को आपस में। फिर नोट से आप पढ़ लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जिनको भी नोट्स परचेज करने हैं कर लीजिएगा, ठीक है। देखो प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लेट करोगे कि ए कोई भी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप जी का, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ये तो आप लाइन लिख दोगे सभी में। आगे देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ए इनवर्स, अगर ए का कोई भी इनवर्स है, ए इनवर्स, तो हमें पता है किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर हम उसके इनवर्स एलिमेंट में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ये हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन से पता है, ठीक है। तो ए की मल्टीप्लाई जब हमने ए इनवर्स में करी तो क्या आ गया, ई। ये तो समझ में आ गया कैसे, देखो ए का इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स का मतलब क्या है, 1/a। तो ए से ए कैंसिल आउट, कितना बचा, 1। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू ई, वेयर इज द आइडेंटिटी, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स के इनवर्स से। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स का इनवर्स, इससे मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ई। यहां से हमारे पास में ये कंडीशन है, इस ए इनवर्स को इसके साथ में लिख लो एक ब्रैकेट में और इस ए को अलग रहने दो। यहां से देखो किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट में करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वही एलिमेंट मिल जाता है। तो यहाँ से तो हमें इनवर्स का इनवर्स ही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये इनवर्स है, यहाँ पे अगर आप देखो ए इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स, तो सपोज अगर हम इस ए इनवर्स को एक बार को बी मान ले तो हमें क्या मिल रहा है, ये टर्म किस फॉर्म में है, बी इंटू बी इनवर्स की फॉर्म में। तो किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई जब उसके इनवर्स एलिमेंट में करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ई मिल जाता है। ई मिल जाता है तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ई, बाहर क्या चल रहा है, ए इज इक्वल्स टू में ए इनवर्स का इनवर्स। ई की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी फिर से लुप्त हो जाएगी। तो ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का इनवर्स, इंप्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। यही हमें क्या करके दिखाना था इस थ्योरम में, प्रूफ करके दिखाना था। बताओ क्या दिक्कत आई, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमें यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या है, ई के इक्वल है। हमने ये चीज लिखी, यहाँ पे हमने क्या कहा कि ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस इतना हमने चेंज किया। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है। हो गया थ्योरम प्रूफ, और ये आपसे पूछ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा क्या है, टू प्रूव दैट ए बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी in a sense the inverse of the product of two elements of a group G is the product of the inverses taken in the reverse order। वही चीज लिखी हुई है कि अगर हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का इनवर्स लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के इनवर्स के रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये चीज हमें क्या करनी है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूफ करके दिखानी है। तो सबसे पहले एक्चुअल में हमें क्या दिखाना है, देखो ए बी का जो ए बी है उसका इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। इस बात का मतलब क्या है कि अगर हमें दिखाना है कि 2 का इनवर्स 2, सपोज दैट हमें दिखाना है कि ए कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ए इनवर्स में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल में क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर है बात। अब हमें क्या दिखाना है कि ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। इसका मतलब क्या है कि ए बी कोई भी एलिमेंट है, इसका इनवर्स क्या होना चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके भी ई आना चाहिए, और इसको हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स की फॉर्म में। यानी कि इसको और इसको सॉल्व करके एक्चुअल में हमें मिलना क्या चाहिए, ई मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ए बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है। समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है एक्चुअल में, दिस टर्म इज इक्वल्स टू ई एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू ई। बस अगर आपने इतना समझ लिया थ्योरम को पढ़ के, फिर तो आप इजीली कर दोगे। देखिएगा कैसे,
सबसे पहले आप वही एलिमेंट लेट करोगे कि किसके हैं, जी के हैं, तो आप स्टार्टिंग वाली लाइन अपने आप लिखोगे कि लेट ए बी बी एन ए टू एलिमेंट्स ऑफ जी, लेट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए बी। सो देन अगर देखो ए इनवर्स ए का इनवर्स हुआ तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने कहा यदि b का इनवर्स b इनवर्स है तो b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू e इज इक्वल्स टू b इनवर्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग में दो लाइंस आप अपने आप लिखोगे कि लेट a कॉमा b बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ g, लेट a इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ a एंड लेट b इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ b। ठीक है, let a be the identity element, so then according to the definition of existence of inverse we have this। दो लाइन आप अपने आप लिख दोगे, तो ये तो सभी में लेट करनी है जो कि आप कर ही लोगे। यहाँ से आगे आप क्या करोगे, हमें कंडीशंस पता है तो एक्चुअल में जो शो करना है उसके अकॉर्डिंग निकालो। हमें क्या शो करना है, b इनवर्स ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, सोल्व करके एक्चुअल में e के इक्वल देखेंगे। सोल्व कीजिए इसको, पहले ये जो दो बीच वाले एलिमेंट्स हैं इन दोनों को साथ ले लीजिए, तो b इनवर्स ये हो गया a इनवर्स a और b हमारा बाहर हो गया। ठीक है, अगर a का इनवर्स a इनवर्स है तो हमें क्या पता है कि a इनवर्स जो है वो हमारा किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो b इनवर्स e b हो जाएगा ये। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आप करते जा रहे हो उसको साइड में ना रिप्रेजेंट करते रहिएगा, ऐसे ब्रैकेट लगा के ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर देना। क्या कि हमें पता है कि a इनवर्स a इज इक्वल्स टू e, इसलिए हमने इसके प्लेस पे ये टर्म पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो आप इस e को देखो, जरूरी नहीं है इस b के साथ में लोगे, इस e को आप इस b इनवर्स के साथ में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी के साथ में भी ले लीजिए। ठीक है, अगर हम इसके साथ में लेते हैं तो ये b इनवर्स हो जाएगा और ये b रह जाएगा, अगर इसके साथ में लेते हैं तो ये b हो जाएगा, ये b इनवर्स रह जाएगा, एक ही बात। अब देखो b का अगर इनवर्स b इनवर्स है तो हमें क्या पता है कि b इनवर्स या b इनवर्स b जो है ये हमारा किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। यहाँ से हमें पता है तो इसके प्लेस पे क्या जाएगा, e, तो लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करके चल रहे थे, b इनवर्स a इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू आ गई क्या, e, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंडली हम क्या प्रूफ करेंगे, ऑल्सो ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको सोल्व कीजिए, बीच वाली दोनों टर्म्स को एक साथ रखिए, बी इनवर्स ए इनवर्स, b इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल है, e के इक्वल है, इंटू ए इनवर्स, या तो ए कर लीजिए या e ए इनवर्स, कुछ भी कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स मिलेगा। ए इनवर्स किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो इट मींस ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू e। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस ए बी hence b inverse a inverse is the inverse of ab, in a sense ab का whole inverse is equals to b inverse a inverse। क्लियर है बात, यही थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो लास्ट में दो लाइन लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, और बीच में e लिख दोगे, यानी कि ये भी e के इक्वल है, ये भी e के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ab का इनवर्स क्या होगा, b इनवर्स a इनवर्स होगा। बस ये तीन थ्योरम थी जो कि इंपॉर्टेंट थी बहुत ज्यादा, एग्जाम में कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज में पूछी गई है, ज्यादा इसमें कुछ खास था नहीं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, नोट कीजिए।